देश में कोरोना की दूसरी लहर से अभी भी हाहाकार मचा हुआ है और तीसरी लहर की आहट अलग से डरा रही है, जिसमें बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन तीसरी लहर से पहले ही महाराष्ट्र, कर्नाटक से लेकर उत्तराखंड तक से बच्चों पर कोरोना के कहर की खबरें आ रही हैं। वहीं बच्चों में संक्रमण के अजब लक्षण भी दिख रहे हैं, जो टेंशन को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि तीसरी लहर से निपटने के साथ साथ बच्चों को कैसे बचाएं। इन्फॉर्मेशन है कि कोविड छोटी उम्र में जब होता है या यंग व्यक्तियों में जब होता है तो एसिम्प्टोमेटिक होता है। बच्चों में वैक्सीनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है भारत में, तो बच्चों को खतरा ज़्यादा है। बच्चे भी स्प्रेड करते हैं, खासकर जहाँ तक डेटा दिखाता है 10 साल की उम्र तक। देश में अभी कोरोना की दूसरी लहर से चीख पुकार मची हुई है, तो वहीं तीसरी लहर की आहट ने सभी लोगों को टेंशन में डाल दिया है। इसमें भी आशंका इस बात की है कि ये तीसरी लहर बच्चों को बड़ी संख्या में चपेट में ले लेगी, कि बच्चों को भी एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होती है, बच्चे भी स्प्रेड करते हैं, खासकर जहाँ तक डेटा दिखाता है 10 साल की उम्र तक। और बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक है तो पता ही नहीं चलता। अगर हो तो सेल्फ प्रोटेक्शन के अलावा जो होम केयर के प्रिंसिपल्स बार बार हाईलाइट करते हैं उन पे भी लागू होते हैं। और अगर सिग्निफिकेंट डिजीज है तो उसको हमें प्रोटोकॉल के द्वारा हमें उसके ऊपर वॉच रखनी है। कोरोना की फर्स्ट वेव में जहां बुजुर्ग ज्यादा प्रभावित हुए थे, वहीं दूसरी लहर में युवा वर्ग भी बड़ी संख्या में संक्रमित हुआ, बल्कि इस बार मौत का आंकड़ा कई गुना बढ़ गया। ऐसे में बात बच्चों की सेहत और सुरक्षा की हो तो सवाल उठना लाजमी है। तीसरी लहर में पहले संक्रमण की चपेट में आते बच्चे बड़े खतरों का संकेत तो नहीं, आज इसी की पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड से आई डराने वाली तस्वीर और खबर देख लीजिए, जहां एक गांव में बीते 10 दिनों में 1000 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं पूरे राज्य की बात करें तो 2131 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो दूसरी लहर कोरोना की आई है, इसके अंदर बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। पहली लहर के अंदर बहुत ही मामूली परसेंटेज थी जो कि ना के बराबर थी, जिसके अंदर बच्चे इम्पेक्ट हुए हैं। और ये जो दूसरी लहर है, इसके अंदर कोरोना के कई सारे वेरिएंट्स या म्यूटेंट्स आए हैं, जैसे डबल म्यूटेंट है, ट्रिपल म्यूटेंट है, साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट है। तो ऐसे कई तरह से म्यूटेंट आए हैं और बच्चे इस बार ज़्यादा प्रोन हैं। और इसलिए ही कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो होगी वो 18 साल से कम वालों को इम्पैक्ट ज़्यादा करेगी, क्योंकि बड़ों के अंदर लगभग हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी होगी या वैक्सीनेशन हो चुकी होगी, और बच्चों के अंदर अभी वैक्सीनेशन नहीं है और हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, तो इसलिए उनके इम्पैक्ट होने के चांसेस थर्ड लहर के अंदर ज़्यादा होंगे। देश में तीसरी लहर आने से पहले कर्नाटक में भी बच्चों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक ही वो राज्य है जहां दूसरी लहर के दौरान कोरोना के मामले सबसे तेजी से आए थे। कोरोना की पहली लहर के दौरान 9 मार्च से 25 सितंबर 2020 के बीच 10 साल से छोटे बच्चों के 19,378 केस और 11 से 20 साल के बच्चों के 41,985 मामले सामने आए थे। कोरोना की दूसरी लहर में सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आए। महज 15 दिन में यानी 1 से 16 मई 2021 के बीच अब तक 19,000 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कर्नाटक में बच्चों के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। इससे पहले दिल्ली में संक्रमण के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो केंद्र सरकार को कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर चेताया भी है। उन्होंने सिंगापुर में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बच्चों को प्रभावित करने की रिपोर्ट शेयर की है और एक ट्वीट में कहा है, सिंगापुर में नए कोरोना वायरस स्ट्रेन ने दहशत फैला दी है। वहां बुधवार से स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये नया स्ट्रेन बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील भी की है और कहा है सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। हालांकि केजरीवाल के इस दावे पर मेडिकल एक्सपर्ट की राय अलग अलग है। वहाँ से फ्लाइट्स को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जायज़ है। जितनी जल्दी हम हो सकता है, जो स्ट्रेन अगर किसी कंट्री या रीजन में पाया जाता है तो वहाँ से जितनी जल्दी हम आना जाना लोगों का बंद करें तो उससे काफ़ी
फ़र्क पड़ता है कि वो स्ट्रेन हमारे कंट्री में ना आए। हमें सिंगापुर वालों से नहीं घबराना, वहाँ कोई अलग स्ट्रेन नहीं चल रही है, इंडियन स्ट्रेन ही है जो उनके बच्चों को असर कर रही है। कि हम फ़्लाइटें बंद कर दें, वहाँ से आना बंद कर दें, इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ पे कोरोना को बहुत ही रोका गया है और बहुत ही सख्त कंट्रोल किया गया है। राजधानी दिल्ली में हुए चौथे सीरो सर्वे की बात की जाए तो 29.1% आबादी संक्रमित पाई गई थी, जबकि 5 से 17 साल के मासूम 34.7% संक्रमित थे। बीते साल दिसंबर में नेशनल लेवल पर सीरो सर्वे में 26% आबादी को संक्रमण हुआ। वहीं 10 से 17 साल के एज ग्रुप में 25.3% में संक्रमण के लक्षण मिले, यानी देश का हर चौथा बच्चा संक्रमित हो चुका है। यानी नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर देखें तो बच्चों में वयस्क के लगभग बराबर या उनसे ज्यादा संक्रमण देखा गया। दिसंबर वाले सर्वे में ICMR का जो था उसमें ये दिखाया गया, उसमें हमने 10 साल तक सर्वे किया था और उसमें ये दिखाया गया था कि उस टाइम पे जितना व्याप्तता एडल्ट्स में है, 10 साल के बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी लगभग उतना ही है, 22-23%, 20-22%। कहने का मतलब यह है कि बच्चों में इसका इफेक्ट उस तरह से देखा जाए तो था ही, अगर था तो वो स्प्रेड भी करते हैं। इसी अनुमान पर यह कहा जा रहा है कि जब राजधानी में जनवरी में हुए 5वें सीरो सर्वे में 56% आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मिली थी। हालांकि ये डाटा एज ग्रुप के आधार पर जारी नहीं किया गया, लेकिन चौथे सीरो सर्वे की तुलना में 30% ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी मिली, तो अनुमान लगाया गया कि इतने ही बच्चों या इससे ज्यादा बच्चों यानी करीब 60% बच्चों में एंटीबॉडी मिली होगी। 5वें सीरो सर्वे के बाद कहा गया कि दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ गई है। इसके बावजूद दिल्ली में बड़ी संख्या में कोरोना के मामले आए और मौतें भी हुई। ऐसे में अगर दिल्ली के बच्चों में ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी का संक्रमण है तो भी तीसरी लहर में बच्चे गंभीर संकट में हो सकते हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो कुछ बच्चे मॉडरेट टू सीवियर भी इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं और उनको अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता भी पड़ी है और कुछ बच्चों की जान भी गई है। तो ये अलग अलग इंटेंसिटी के जो डिजीज है वो बच्चों में भी दिखाई दे रहा है। जब हम बात करते हैं थर्ड वेव की, जो कि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार बच्चे जो हैं उसका शिकार होंगे। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चों में कोरोना के अजीब लक्षण मिल रहे हैं, जिनमें करीब 10 साल की उम्र वाले बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी शामिल है। कुछ मामलों में बच्चों में चकत्ते और दूसरे त्वचा रोग होते हैं। हालांकि ज्यादातर बच्चों में सामान्य रूप से हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, थकान, गले में खराश, दस्त, खाने में स्वाद न आना, सूंघने की क्षमता कम होना, मांसपेशियों में दर्द होना और लगातार नाक बहने के लक्षण शामिल है। कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नामक नया सिंड्रोम भी देखने को मिला है। बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के सामान्य लक्षण जैसे लगातार बुखार आना, उल्टी, पेट में दर्द, त्वचा पर चकत्ते, थकान, धड़कनों का तेज होना, आंखों में लालपन, होठों पर सूजन, हाथों पैरों में सूजन, सिर दर्द, शरीर के किसी हिस्से में गांठ बनना आदि शामिल है। अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई भी लक्षण हो तो सावधान हो जाएं और डॉक्टरी सलाह जरूर लें। वयस्कों और बुजुर्गों में ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए ये तो हर किसी को पता है, लेकिन बच्चों में ये लेवल कितना होना चाहिए इस बात की जानकारी भी होना जरूरी है। सामान्य तौर पर बच्चों का ऑक्सीजन लेवल 92% के आसपास हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि शरीर को अपनी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन मिल पा रही है और यही बच्चों की सामान्य रेंज है। लेकिन पल्मोनरी हाइपरटेंशन से ग्रस्त बच्चों में ऑक्सीजन की नॉर्मल रेंज 95% होनी चाहिए। अगर बच्चों का ऑक्सीजन लेवल 88% के नीचे आ जाए तो इससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। अगर बच्चों का ऑक्सीजन लेवल लगातार नीचे गिर रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ऑक्सीजन लेवल अगर गिरता है, मान ली 90 to 95 से नीचे गिर के 90 तक गिरता है तो ऐसे मालूम विशेष नहीं हो पाता है, उसको तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पल्स
ऑक्सीमीटर से ही, जैसे कि आजकल सब जगह अवेलेबल है, लेकिन अगर उससे नीचे ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है तो फिर ब्रेथलेसनेस हो सकती है, चलने फिरने में परेशानी महसूस हो सकती है। और स्पेशली बच्चों में अगर उससे भी कम जाएगा, 90% से भी नहीं कम जाएगा, तो बच्चों के कलर में चेंज आ सकता है, ब्लूइश कलरेशन हो सकता है, स्पेशली लिप्स ब्लू हो सकते हैं। तो छोटे बच्चों में उस तरह से पहचान की जा सकती है कि ब्लू लिप्स हो रहे हैं, बच्चा लेथार्जिक हो गया है, बच्चा पूरा कोहेरेंट नहीं है, बहुत एक्टिव नहीं है, तो उससे भी पहचान की जा सकती है कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी देश के करीब 2% आबादी ही कोरोना संक्रमित हुई है और 98% आबादी खतरे की जद में है। जाहिर है इसमें बच्चे भी शामिल हैं। इन्फेक्शन के स्प्रेड को काफी हद तक रोका है, यानी कि आज भी हमारे देश की केवल 2% पॉपुलेशन ही इन्फेक्शन या पॉजिटिव पाई गई है। लेकिन इसी के साथ एक कंटिन्यू चैलेंज फिर हम लोगों के सामने आता है। इसका मतलब यह है कि अभी भी वल्नरेबल बोले या ससेप्टिबल बोले, करीब 98% देश की पॉपुलेशन आज भी ससेप्टिबल है। यानी कि जरूरी है कि हम किसी भी समय पर अपना एफर्ट्स, अपने जो हमारा प्रयत्न है उसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी हमारे देश की काफी पॉपुलेशन अभी भी इन्फेक्शन होने के उसके चांसेस हैं। तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा चपेट में आने की अलग अलग वजहें गिनाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ हेल्थ एक्सपर्ट ये आशंका जता रहे हैं कि अगर बच्चों में बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण हुआ तो संभलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अस्पतालों में अगर बच्चों को एडमिट करने की नौबत आई तो हेल्थ सिस्टम की चुनौती और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि फर्स्ट वेव में हुआ, एडल्ट्स में भी हुआ, बट इसकी लिथैलिटी, उसका डिजीज सीवियरिटी उतना नहीं था जितना कि ये इस बार हुआ है। इस बार का वायरस, हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा होगी, इन्फेक्शियस ज्यादा होगा, फैलेगा ज्यादा, बट उतना शायद बहुत ही सीवियर डिजीज हुआ है। इसमें आईसीयू की ज्यादा जरूरत हुई है, डेथ ज्यादा हुई है। तो ये वायरस अगर बच्चों में फैलता है, अगर डिजीज करता है और 4-5 दिन में होने के बाद फिर रिकवर कर जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर सीवियर डिजीज होती है जहां पे हमें आईसीयू की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसमें हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी जल्द शुरू होने जा रहा है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक इसमें अभी 4 से 5 महीने लग सकते हैं। आरएनए वायरस जीनोटाइपिंग शिफ्टिंग करता है, म्यूटेशन करेगा, आरएनए से चेंज होता रहेगा, तभी करके खुल के कहा था हमने कि ये वैक्सीन्स को हमने बदलना पड़ेगा, टाइम टू टाइम मॉडिफाई होना पड़ेगा और सर्वेलेंस रखनी पड़ेगी। चोर कब हमारा टेररिस्ट बन जाएगा हमें पकड़ना पड़ेगा, लेकिन हमने उसको नहीं देखा, हमने उसको बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल हमने कंट्रोल नहीं किया। और इसी कारण हमने एक तो सैम्पलिंग कम करी और हमने 5% सैंपल जो हमने जीनोटाइपिंग सीक्वेंसिंग करनी चाहिए थी वो भी नहीं करी। इसके कारण हमने विंडो मिस कर दी। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, ऐसी आशंकाओं ने माँ बाप को परेशान कर दिया है। लेकिन कुछ मेडिकल एक्सपर्ट इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि वायरस ने अपना कैरेक्टर नहीं बदला तो बच्चों पर फिलहाल कोई खतरा नहीं दिख रहा। पहले तो वायरस आसानी से उन्हें अपना शिकार नहीं बना पाएगा, लेकिन वे बीमारी की चपेट में आ भी गए तो जान को कोई जोखिम नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना गाइडलाइन का आप पालन नहीं करेंगे। बीमारी से बचने के लिए बच्चों का घर में मास्क लगाकर रहना जरूरी है। रिमोट, घर के दरवाजों के हैंडल जैसे चीजों को डिसइंफेक्ट करते रहना होगा। बच्चों को संक्रमित व्यक्ति से दूर रखना होगा। बच्चों को बार बार हाथ धोते रहना और आंख, नाक और मुंह को हाथ न लगाने के लिए कहना होगा। अपने आप को बचाना है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से, मास्क लगाना है, और 10 साल 11 साल वाले बच्चे भी जो उनको भी इनकरेज करना है कि वो भी मास्क लगाएं, वो भी डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वही चीजें करनी है। फिलहाल देश के सभी राज्यों ने तीसरी लहर के कहर से बच्चों को बचाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, ताकि दूसरी लहर की आपाधापी वाली स्थिति बिल्कुल न बने। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है हर माँ बाप का सावधान रहना, सतर्क रहना, खुद अपने बच्चों से भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना, ताकि कोरोना जैसी महामारी को मात देकर हम अपने परिवार को महफूज रख सकें। टीम न्यूज़ नेशन।
देश में कोरोना से लाखों लोग दम तोड़ चुके हैं। इस बीच गांव में कोरोना कहर ढा रहा है, जिसे लेकर सरकारें अब एक्शन मोड में हैं। खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है और आज इसी कड़ी में उन्होंने जिलों से डीएम से भी संवाद किया। सवाल यही है कि सरकार के पास गांव को बचाने का क्या ब्लूप्रिंट है। गांव में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने को लेकर किस तरह की अड़चनें हैं, आखिर गांव कोरोना से कैसे बचेगा, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। शहरी इलाकों में कहर ढाने के बाद अब कोरोना गांव का रुख कर चुका है। गांव में कोरोना से कत्लेआम की खबरें अब समाचारों की सुर्खियां बन रही हैं। पहली बार कोरोना के गांव तक पहुंचने के बाद अब हिंदुस्तान की बड़ी आबादी पर गंभीर खतरा है। यही कारण है कि सरकारों के माथे पर पसीना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव में कोरोना के बढ़ते खतरे पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। कभी डॉक्टरों से बात, कभी मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरा और कभी जिलों के डीएम से डायरेक्ट संवाद। पीएम मोदी फुल एक्शन में हैं क्योंकि खतरा बड़ा है और हालात बेहद गंभीर। अभी सारा फोकस गांव को बचाने पर है। अभी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है। इसमें फील्ड में बिताया हुआ आप सभी का अनुभव और आपकी कुशलता ये बहुत काम आने वाली है। हमें गांव-गांव में जागरूकता भी बढ़ानी है और उन्हें कोविड के इलाज की सुविधाओं से भी जोड़ना है। सवाल यह है कि क्या कोरोना से बाल बाल बच जाएंगे हिंदुस्तान के गांव? आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि शहरों से कोरोना की दूसरी लहर अब जा रही है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल समेत बड़े शहरों में कोरोना के आंकड़े अब तेजी से गिर रहे हैं, लेकिन गांव में बीमार लोगों और मौत के आंकड़े उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। कहना गलत ना होगा, हिंदुस्तान के गांव में अभी कोरोना की पहली लहर आई है, इसलिए गांव में बहुत अधिक सतर्कता की जरूरत है। हमारे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एएनएम्स ने शुरू से ही काम घर घर में जाके अवेयरनेस, मॉनिटरिंग, एडवाइस, सर्वेलेंस का काम किया है। गांव में लोग बुखार, सर्दी, खांसी से पीड़ित हैं। तेजी से लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि गांव में ना तो टेस्टिंग की सुविधा है, न इलाज की व्यवस्था और न ही कोरोना को लेकर जागरूकता। कोई टीम नहीं आई अभी तक हमारे गांव में, न कोई टीम आई है, न कोई जांच हुई है, न कुछ हुआ है। टेस्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि वैसे माहौल नहीं है कोरोना का फुल्का, लेकिन दवा ले और ठीक हो जाते हैं, उनका दिक्कत में कोई नहीं है। गांव में कोरोना को लेकर एक भ्रम की स्थिति भी देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस और टाइफाइड भी मरीजों के साथ डॉक्टरों को भी परेशान कर रहा है। दरअसल कोरोना मरीजों में अन्य जांच में 10 से 15% मरीजों का टाइफाइड भी पॉजिटिव मिल रहा है और यहीं से शुरू हो रही है गफलत। गांव में लोग कोरोना को टाइफाइड का दूसरा रूप मान रहे हैं और कोरोना का उपचार लेने से परहेज कर रहे हैं। कि गांव में टेस्टिंग की बहुत कमी है। आरटीपीसीआर होने वाले ऐसे सेंटर्स यूजुअली 50-60 किलोमीटर की दूरी पे गांव से होते हैं, बट वहाँ एक सुझाव है कि अगर आरटीपीसीआर नहीं भी है बट रैपिड एंटीजन किट को अगर वहाँ पंचायत लेवल तक पहुँचाया जाए तो वहाँ हो सकता है कि टेस्टिंग थोड़ा आसान हो जाए। डॉक्टरों की माने तो टाइफाइड का सीजन भी है और टाइफाइड के सामान्य लक्षण हैं पेट दर्द, दस्त, तेज बुखार, भूख नहीं लगना। वहीं कोरोना की दूसरी लहर की बात करें तो अधिकांश मरीजों में ठीक ऐसे ही लक्षण नजर आ रहे हैं। ऐसे में टाइफाइड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीजों के साथ ही कई बार डॉक्टर भी भ्रम में पड़ जाते हैं और गांव में नीम हकीमों से इलाज करा रहे लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और कोरोना पांव पसारता जा रहा है। कई गांव में अभी टेस्टिंग और ट्रेसिंग की भी ज्यादा सुविधा नहीं है, इसलिए भी लोग कोरोना को लेकर लापरवाह हैं। यही कारण है कि अब हालात विकराल होने लगे हैं। गांव में लगातार मौत हो रही है। दूसरी चीज की कोई भी फीवर होता है तो वहाँ पे जो टेस्ट पॉसिबल होते हैं, जैसे टाइफाइड का टेस्ट है जिसको हम लोग बिडाल टेस्ट बोलते हैं, ये भी देखा गया है कि बहुत सारे कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनमें ये फॉल्स पॉजिटिव टाइफाइड के टेस्ट आते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनको टाइफाइड हो गया है, जबकि उनको अगर आरटीपीसीआर किया गया तो पाया गया कि उनको कोरोना हुआ था। कोरोना को भगाने का महामंत्र है टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। लेकिन गांव में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के क्या हालात हैं, इसे जाने बिना हालात की गंभीरता को नहीं समझा जा सकता। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की सीमा से लगे बाराबंकी के गांव जरुआ की हैं, जहां हर घर में बीमार लोग हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम इनकी कोई सुध लेने नहीं पहुंची।
यूपी सरकार दावा कर रही है कि गांवों में वो लगातार कोविड-19 की टेस्टिंग कर रही है और गांवों में संक्रमण ना फैले इसके पूरे उपाय कर रही है। तो गांव में हालात क्या है ये जानने के लिए हम इस वक्त लखनऊ से सटे बाराबंकी के जरुआ गांव में आए हैं और यहाँ पर गांव के प्रधान समेत कुछ गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। तो शुरुआत हम प्रधान साहब से ही करते हैं। कोविड-19 को लेकर सरकार कह रही है कि उसकी टीम लगातार गाँवों में जा रही है और लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। अगर किसी को बुखार है तो उसको टेस्ट किया जा रहा है, दवा दी जा रही है। आपके गांव में क्या स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम अब तक आई है? कोई टीम नहीं आई अभी तक हमारे गांव में। कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, कोई अधिकारी आया था पूरे गांव में? नहीं, कोई नहीं यहाँ आया। अब बागपत जिले में मौजूद 28,000 की आबादी वाले ढिकौली गांव का हाल देखिए। अस्पताल की इमारत खंडर हो चुकी है। बीमार लोगों का इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर तक नहीं है। इसमें मतलब कभी 15-20 साल पहले तक डॉक्टर्स होते थे, बेड्स होते थे, दवाइयाँ होती थी, उनका इलाज होता था। लेकिन अब ये खंडर हो चुका है। यहाँ कोई ना डॉक्टर है, ना दवाइयाँ, ना बेड है। आप इसकी हालत खुद देख लीजिए। मेरठ के एतमादपुर गांव में कोरोना से 5 लोगों की जान जा चुकी है। कई घरों में कोरोना संक्रमित मरीज हैं। प्रशासन के मुताबिक गांव को सील किया हुआ है, लेकिन ना तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर के बाहर नोटिस चस्पा है, ना ही कोरोना मरीज होम आइसोलेशन के नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं जिस गांव में खड़ा हूं उसका नाम है एतमादपुर और ये परीक्षितगढ़ का एतमादपुर गांव है। यहाँ कोरोना से पीड़ित कई परिवार हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुखदाई बात ये थी कि ये जो आप प्रधान पद का पोस्टर देख रहे हैं जिसमें जो ये बुजुर्ग महिला हाथ जोड़े खड़ी हैं, इनका नाम है रामेश्वरी। ये चुनाव जीती, प्रधान बनी और प्रधान बनने के 3 दिन बाद ही इनकी कोरोना से मौत हो गई। इससे बड़ी त्रासदी इस गाँव में नहीं हो सकती। इस गांव को भी 12 गांवों के साथ सील करने का प्रशासन का आदेश है, लेकिन गांव के मुहाने पर कहीं सील नहीं है। हाँ, जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनके घर को इस तरीके से सील कर दिया गया है। ये प्रशासन ने सील किया है। 4-5 मौत हमारे गांव में कोरोना से हो गई हैं अब तक। अच्छा, और कितने परिवार अभी पीड़ित हैं? अभी 4-5 केस चल रहे हैं। अब सुनिए राजस्थान के अजमेर के हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत का हाल, जहां अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इनमें से किसी की भी कोविड जांच तक नहीं हो पाई थी। इस पंचायत में आने वाले लोगों में करीब 1500 से ज्यादा लोग बीमार हैं, लेकिन स्वास्थ्य टीम अब तक गांव में नहीं पहुंची है। जो भी पेशेंट यहाँ आते हैं और वो वेंटिलेटर चालू नहीं रहने के कारण पेशेंट को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है, जो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। वेंटिलेटर चलाने के लिए विशिष्ट डॉक्टर के होने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि इसमें इंट्यूबेशन करना होता है, जो काफ़ी तकनीकी चीज़ है और इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है अगर ठीक तरीके से नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के गांव में भी कोरोना से हाल बेहाल है। शायद ही ऐसा कोई गांव छूटा हो जहां लोग सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित न हो, लेकिन गांव में कोरोना की टेस्टिंग नहीं होने से लोग झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेकर ठीक हो रहे हैं या फिर गंभीर होने पर उनकी मौत हो रही है। आज की तारीख में जो है शासकीय सेवाएं वो एक कहने की सेवाएं रह गई है। ना तो सेवाएं मिलती है और ना ही ठीक जवाब मिलता है उनका, और इसके कारण से व्यक्ति परेशान होता है। हमारे गांव में है ना, डेली कोई सा दिन छूटता होगा जिस दिन किसी की मौत नहीं हुई। यहाँ पर डेली एक मौत डेली हो रही है। कोई भी नहीं पहुंचा अभी तक, भी कोई भी बच्चा भी नहीं आया था अभी तक, बिल्कुल समाज का और कोई भी है, डर के मारे कोई भी नहीं आ रहा है। किल कोरोना अभियान में प्रत्येक गाँव में हमने एक टीम बनाई है। उसमें आशा कार्यकर्ता है, वहाँ का ग्राम सेवक है और वहाँ का पटवारी है, और इस तरह से गांव के पंच सरपंच की टीम बनाई है। वो घर घर जाकर देखते हैं कि किसी को खांसी, सर्दी, बुखार तो नहीं है, उसकी लिस्ट बना के देते हैं। दूसरे दिन हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती है। यदि उस पर सिम्टम पाए जाते हैं तो उसको वहीं पे दवाई दे करके होम आइसोलेशन कर दिया जाता है। आगर मालवा जिले के निपानिया बैजनाथ गांव में पिछले 1 महीने में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 लोगों की ही कोविड जांच हुई। बाकी लोग भगवान भरोसे हैं। जाहिर है गांव में मेडिकल फैसिलिटी की कमी है, संसाधनों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, लिहाजा मजबूरी में लोगों को झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराना पड़ रहा है, जो तुरंत स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने लगते हैं। इससे वहां ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ज़्यादातर जो वेंटिलेटेड पेशेंट्स होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जो डायबिटीज़ होते हैं, जो एल्डरली होते हैं, या कोई जैसे कि आजकल कोविड के पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट लाइक डेक्सोमेथासोन दे रहा है, अदर इम्यूनोसप्रेसेंट हम लोग यूज़ करते हैं, उस केस में ही इस तरह के फंगस आते हैं। हालांकि कमी सिर्फ शासन प्रशासन की नहीं है। गांव में लोग कोरोना की भयानकता को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। एमपी के मुरैना से आई तस्वीरों को देखिए, कैसे धर्म के नाम पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भूमिया मंदिर पर मेला लगा
तो धर्म लाभ के लिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल को भूल गए। अब राजस्थान के अजमेर से आई इन तस्वीरों को भी देखिए। लच्छीपुरा गांव में लोगों ने कोरोना से बचने के लिए सर्व देवी देवताओं का जयकारा लगाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में हवन यज्ञ कर गांव के चारों ओर जोत घुमाई। गांव में लगातार कोरोना से हो रही मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसी भय को दूर करने के लिए ग्रामीणों ने पुरानी परंपरा का सहारा लेते हुए रात में गांव के चारों ओर देवी देवताओं के नाम की जोत घुमाई और तेजाजी महाराज का जयकारा लगाया, जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। राजस्थान की पाली से आई तस्वीर को भी देखिए। दूध, गंगाजल और गौमूत्र की लक्ष्मण रेखा से कोरोना को भगाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ गांव में परंपरागत लक्ष्मण रेखा खींचकर कोरोना मुक्ति के लिए ग्रामीणों ने मिलकर दूध, गंगाजल, गौमूत्र लेकर गांव के चारों तरफ कच्चा सूत बांधकर 3 किलोमीटर की लक्ष्मण रेखा खींची। गाँव वालों का कहना है कि चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींचने से बीमारी नहीं आती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरा गांव बिना मास्क पहने, बिना सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ये परंपरा निभा रहा है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन आप ही सोचिए आखिर ऐसे कैसे दूर होगा कोरोना। सवाल यही है, ऐसे कई गांव हैं जहां ना तो अस्पताल है, ना ही कोरोना जांच की व्यवस्था है। कोरोना को पहचान कर इसका उपचार ही इसका समाधान है। ऐसे में गांव वालों को हर भ्रम से दूर रहना होगा और सरकारों को गांव में संसाधन भी बढ़ाने होंगे। वैक्सीनेशन तेज करना होगा। न्यूज़ नेशन। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।